अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे एलएलबी पार्ट 3, सब्जेक्ट हमारा है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है, उसका हम लोग टॉपिक का डिस्कस करेंगे एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, इसमें मतलब आपके पास क्वेश्चन आ सकता है व्हाट एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट, एक्सप्लेन सेक्शन 3। ये भी आपके पास सेक्शन 3 सेक्शन 10। ठीक है, उसमें ये भी आपके पास आ सकता है, जो पेपर में पिछली बार क्वेश्चन आ चुका है वो ऐसे है, ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स इफ़ दे आर मेड बाय द फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज competent to contract for a lawful consideration with a lawful object and are not hereby expressly declared void. Where the agreement must satisfy the requirements of law regarding written, writing, attestation और registration. Interpret statement with the help of example. अब सेक्शन 10 की ये स्टेटमेंट है, ठीक है, और सेक्शन 10 में मैंने कहा कि इसको आपने एक्सप्लेन करना है आपकी एग्जांपल के साथ। ठीक है, बेसिकली इसमें डिस्कस किया गया कि कौन से एग्रीमेंट्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट बन सकते हैं, ठीक है, और कौन से एग्रीमेंट किस तरह कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं। ठीक है, ये चीज़ इस स्टेटमेंट में डिस्कस है। ठीक है, तो इसमें आपके पास क्वेश्चन किसी तरह भी आ सकता है, एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट आ सकता है, ये आ सकता है कि एग्रीमेंट्स कैसे कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं, या व्हाट एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट जो इसके ऊपर है। ठीक है, और जो मतलब बट आर द एसेंशियल्स, वो मतलब फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द एग्रीमेंट इनटू कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो मतलब किसी तरह भी आपके पास अगर ये क्वेश्चन आ जाता है ना कि मतलब एक एग्रीमेंट कैसे एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है, ठीक है, तो अगर क्या क्या चीज़ें या क्या क्या चीज़ें उसमें होंगी जो एक एग्रीमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बन सकते हैं, तो उसमें फिर आपने ये चीज़ें डिस्कस करनी है। अब मैंने इसको जब देखा, इन दिस सेक्शन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द एग्रीमेंट एंड अ कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्कस। ठीक है, इसको इंटरप्रेट करना वैसे भी इट फुलफिलिंग द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स। मैंने इसमें से 6 चीज़ें तकरीबन अलग निकाल रही हैं। सबसे पहले आएगा फ्री कॉन्सेंट। ठीक है, फ्री कॉन्सेंट के बाद आएगा कॉन्सेंट ऑफ द पार्टीज़ हु आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। कॉम्पिटेंट कौन है जी? कॉम्पिटेंट होना चाहिए बंदा जो फ्री कॉन्सेंट होना चाहिए उनका। सबसे पहले तो किसी कोई जबर शबर ना हो कॉन्सेंट में, उनका फ्री उन्होंने रजामंदी अपनी दी, फिर रजामंदी पार्टीज़ की हो, किनकी कौन वो पार्टीज़ होनी चाहिए, कॉम्पिटेंट होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट के लिए। ये ना हो कि कोई माइनर हो, इनसेन हो, ऐसा कोई बंदा नहीं होना चाहिए। लॉफुल कंसिडरेशन होनी चाहिए, जो कंसिडरेशन उसमें ली हो। ये ना हो कि मतलब अल्कोहल का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा हो, या मतलब अल्कोहल के बदले चरस ले रही हो। ये चीज़ें जो पाकिस्तान में जैसे बैन है, तो इस वजह से ये चीज़ ना हो। लॉफुल ऑब्जेक्ट भी आपका लॉफुल होना चाहिए जिस पे हो रहा है, मतलब अब अगर इस पे ड्रग्स डीलर्स का जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो नहीं माना जाता। नॉट वाइड एग्रीमेंट ना हो। ठीक है, और उस पर एग्रीमेंट रिक्वायर्ड टू बी रिटर्न में मतलब इसके रिक्वायरमेंट्स ऑफ द लॉ की आप इसकी हेडिंग दे सकते हैं कि रिक्वायरमेंट्स ऑफ द लॉ भी फुलफिल करे, रजिस्टर्ड हो, जैसे ऊपर सारा कुछ। उसमें 6 चीज़ें हम निकालें, बारी बारी हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे साथ एग्जाम्पल के साथ। सबसे पहले हम लोग जिस चीज़ को डिस्कस करेंगे वो होगा फ्री कॉन्सेंट। अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट ए कॉन्सेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन इट इज़ कॉज्ड बाय। ठीक है, सबसे पहले क्या कहा है जी, एक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बताया गया कि इससे कॉन्सेंट फ्री कब होगा, जब कोर्शन नहीं होगी, अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होगा, फ्रॉड नहीं होगा, मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी और मिस्टेक नहीं होगी। ठीक है, कोरेशन का मतलब होता है जबर। अनड्यू इन्फ्लुएंस, किसी का इन्फ्लुएंस वगैरह ना लेके कोई बंदा कंसेंट दे। ठीक है, फ्रॉड वगैरह ना हो उसके साथ, उसको मतलब फ्रॉड में ना रखा गया हो फिर उससे कंसेंट लिया गया हो। मिस रिप्रेजेंटेशन, कोई फैक्ट्स की मिस रिप्रेजेंटेशन ना हुई हो, आपने मतलब कोई फैक्ट छुपाए हो तो उससे कंसेंट ले लिया हो। मिस्टेकन हो गई हो, दोनों पार्टी में से कोई चीज़ आप उससे जो छुपा ना रहे हो, फिर भी आपने मतलब आपकी गलती से आप उससे कुछ छुपा लें, या मतलब आप उससे मिस्टेकनली वो जो है ना कंसेंट दे दे आपको। ठीक है, अब कंसेंट इज सेड टू बी फ्री इट इज़ डन बाय द एक्टिविटी ऑफ द मैन बाय विच इट वर्क विदाउट एनी डिफिकल्टी। ठीक है, ये मैन का होता है जिसकी डिफिकल्टी बगैर कोई इसमें कंसेंट दे, एंड नन ऑफ द अबव थिंग्स स्टेट अबाउ। ठीक है, और कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जो ऊपर डिस्कस की गई है। इसके अगर हम एग्जांपल देखें, अहमद वांट्स टू एस्टैब्लिश हिज इंडस्ट्री ऑन बिलाल्स लैंड। ठीक है, अहमद ने बिलाल की ज़मीन पे ना वो अपनी इंडस्ट्री बनाना चाहता है, पर बिलाल जो है अपनी ज़मीन प्रॉपर्टी जो है वो सेल नहीं करना चाहता। ठीक है, अहमद हैज़ टेकन द सिग्नेचर ऑफ बिलाल एज अ कंसेंट फोर्सफुल। ठीक है, वो कोर्शन के साथ उससे और कंसेंट ले लेता है। ठीक है, तो ये दिस वुड नॉट बी अ फ्री कंसेंट, ये फ्री कंसेंट नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए ये एग्रीमेंट दरमियान में उनके पास हुआ होगा ना कि मतलब कि मैं आपको दूंगा, फिर वो बाकायदा मैं रिटर्न में आपको नहीं दे सकता। ठीक है, तो फिर वो जो एग्रीमेंट होगा वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। ठीक है, इसके बाद दूसरी जो हमारे पास चीज़ आएगी, हु इज़ कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। अब हमारे पास देखेंगे कौन कॉम्पिटेंट कौन है, कौन कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एवरी पर्सन कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हु इज़ एज ऑफ मेजोरिटी। अब एज ऑफ मेजोरिटी इसमें होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू लॉ विच इज सब्जेक्ट टू। हर कंट्री का अपनी एज ऑफ मेजोरिटी है। पाकिस्तान में 18 ईयर्स अगर आ जाती है, ठीक है, तो मतलब एज ऑफ मेजोरिटी इसमें होनी चाहिए। हु इज़ ऑफ साउंड माइंड, साउंड माइंड कब होना चाहिए, मतलब इनसेन वगैरह या पागल वगैरह ना हो। एंड नॉट डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टेड बाय एनी लॉ, और किसी लॉ ने इसको डिस्क्वालीफाई ना किया होगा यार ये बंदा कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता कुछ। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें उसमें थी, एज ऑफ मेजोरिटी, साउंड माइंड और नॉट डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम लॉ। ये कॉम्पिटेंसी थी कि कौन कौन कॉम्पिटेंट है। ठीक है, इसके बारे में अगर हम लोग एग्जांपल इसकी देखेंगे तो अहमद इज़ अ पेशेंट ऑफ अ मेंटल साइकोसिस। ठीक है, अहमद एक पेशेंट है मेंटल साइकोसिस का, एंड टेकिंग मेडिसिन फॉर द लास्ट 5 ईयर्स। ठीक है, वो मेडिसिन ले रहा है 5 साल से।
ही मेड अ कॉन्ट्रैक्ट विद अली, ठीक है, इसने कॉन्ट्रैक्ट किया अली के साथ, पर ये जो कॉन्ट्रैक्ट होगा ना ये कंसीडर किया जाएगा कि ये वाइड है। क्यों वाइड है? बिकॉज वो कॉम्पिटेंट नहीं था को इसके लिए कंसेंट के लिए। अब उसको मेंटल साइकोसिस था, वो मेडिसिन ले रहा था, वो बंदा इंसेन है, ठीक है। वो उसको डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया था कि वो कुछ भी मतलब अपने होशो हवास में नहीं रहता, ठीक है, मतलब कुछ प्रूफ होना चाहिए कि वो उसने, तब भी अगर वो कॉन्ट्रैक्ट कोई करेगा तो वो इनसेन है, वो नहीं कर सकता, वो कॉम्पिटेंट ही नहीं है, ठीक है। अब लॉफुल कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग बात करें। एन एग्रीमेंट इज कॉन्ट्रैक्ट इनफोर्सेबल ओनली मेड बाय लॉफुल कॉन्स्टिट्यूशन विद द लॉफुल ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब अग्रीमेंट तभी कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है जब उसमें कोई कंसिडरेशन हो, लॉफुल कंसिडरेशन हो किसी चीज़ की, कोई नॉन लॉफुल चीज़ ना हो, लॉफुल कंसिडरेशन हो, कोई लॉफुल चीज़। अब ये ना कहो कि यार आप चरस में आप मुझे इतने किलो चरस दे दे, मैं आपको जी इतनी अफीम दे दूंगा तो ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें वो डिस्प्यूट नहीं आ सकता, वो डिस्प्यूट लेकर कोर्ट में नहीं जा सकता कि यार ये, क्योंकि वो कंसिडरेशन भी अनलॉफुल थी, ऑब्जेक्ट भी अनलॉफुल था, ठीक है उसकी, ठीक है। अब अनलॉफुल कंस्टिट्यूशन इफ द ऑब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट इज प्रोहिबिटेड। अब अनलॉफुल अगर देखेंगे अनलॉफुल कंस्टिट्यूशन कौन कौन सी हो सकती है, जिसमें जो ऑब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट हो जो प्रोहिबिटेड बाय लॉ, जैसे अल्कोहल इन पाकिस्तान, ठीक है, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट है। उसके बाद जो इफ़ द ऑब्जेक्ट अपोज द पब्लिक पॉलिसी है वो खिलाफ हो, पब्लिक उसे एक्सेप्ट ना करती हो, ठीक है, और आप उसका एग्रीमेंट जो कॉन्ट्रैक्ट करें। इफ़ द ऑब्जेक्ट कॉज इंजरी टू अदर पर्सन, अगर प्रॉपर्टी अगर देखें कोई बंदा इलीगल वेपन का कर रहा है, ठीक है, वो इंजरी कॉज कर सकती है किसी बंदे को, ठीक है, तो इस वजह से वो भी नहीं है। तो नॉट वाइड एग्रीमेंट। अब चौथा जो इसका होगा ना, नॉट वाइड एन एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज वाइड एग्रीमेंट। जो एग्रीमेंट लॉ एनफोर्स नहीं करता ना वो भी वाइड एग्रीमेंट है, ठीक है। एन एग्रीमेंट बिटवीन द ड्रग डीलर्स, जो ड्रग डीलर्स और बायर्स के दरमियान जो एग्रीमेंट होता है वो वाइड एग्रीमेंट है, बिकॉज द टर्म एंड कॉन्ट्रैक्ट इज इलीगल। जो भी कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स हैं वो इलीगल है। इसके बाद जो हमारे पास आखिरी चीज़ आई थी ना वो थी रिक्वायरमेंट्स ऑफ लॉ। यहाँ पे मैंने कंसिडरेशन ऑफ लॉ और अनलॉफुल कंसिडरेशन को ना, मतलब ऑब्जेक्ट को और कंसिडरेशन को दोनों को पीछे मिला दिया था, ठीक है। तो आप उसमें देखना नहीं कि वो इसमें शुरू में 6 या 5 हैं, ये चीज़ें 5 यहाँ पे क्लियर हो जाती हैं। इट इज़ नेसेसरी दैट ऑल एग्रीमेंट्स मस्ट बी सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट्स ऑफ लॉ रिगार्डिंग राइटिंग, रजिस्ट्रेशन और अटेस्टेशन, ठीक है। ये होनी चाहिए, अटेस्टेशन होनी चाहिए, रिटर्न होनी चाहिए। कंपनीज ऑर्डिनेंस डिफरेंस एसोसिएशन मस्ट मेड द कॉन्ट्रैक्ट एंड रिटर्न फॉर्म, जो भी कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाए, ठीक है, जो भी एग्रीमेंट है उनको रिटर्न में लाया जाए, ठीक है। रिटर्न के बाद उनको अटेस्टेड किया जाए, जो भी कंसर्न पर्सन है उसको अटेस्ट करे, फिर उसको रजिस्टर्ड किया जाए जहाँ पे भी उसने रजिस्टर्ड होना है, ठीक है, उसका अकॉर्डिंगली रजिस्टर करना चाहिए। ये अब पूरी इंटरप्रिटेशन थी इसकी। अब इसके बाद कंक्लूजन की अगर हम बात करें तो सो इट इज़ कंक्लूडेड दैट ऑल एग्रीमेंट्स आर अबव आर कॉन्ट्रैक्ट्स इफ दे फुलफिल द अबव रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। अब सारे एग्रीमेंट्स तभी हो सकते हैं जब वो अबव जो रिक्वायरमेंट्स हैं, इन सारों रिक्वायरमेंट्स को अगर वो पूरा कर देते हैं, ठीक है। मतलब सबसे पहले हमारे पास आगे कॉन्सेंट, फ्री कॉन्सेंट होना चाहिए। इसके बाद जो कॉम्पिटेंट है बंदा वो करना चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, नॉट वाइड एग्रीमेंट भी नहीं होना चाहिए, और रिक्वायरमेंट्स ऑफ लॉ जब होगी ना तो इसमें फिर हम उन्होंने बताया कि यार क्या क्या ये चीज़ें होती हैं, तो किस तरह अगर एक एग्रीमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट में चेंज हो सकता है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।